आपके सामने जो हम चैप्टर आज लेकर आए हैं सर, ये इसको कहते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप कहिएगा सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप, कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़ा रहे हैं आप? तो सर क्यों पढ़ा रहे हैं और ये क्या है, तो सर गौर फरमाइएगा। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो मामला है ये कुछ इस कदर है कि ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। यहां थोड़ा सा अलग अप्रोच होगा पढ़ाने का, थोड़ा सा अलग, बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा। वहां अगर हम लोग सर 10% पढ़ेंगे तो यहां हम लोग 11 रुपया पढ़ेंगे, बस उतने का डिफरेंस होगा। फिजिक्स में भी पढ़ना है और इलेक्ट्रीशियंस ट्रेड में भी पढ़ना है। इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल जो भी आप कहते हैं, उस ट्रेड में भी ये चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर को सर जान ऑफ आईटीआई कहते हैं, परान आप कह सकते हैं। मतलब ये चैप्टर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने जा रहा है। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर हाल में क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले की को जो है ये सर कम से कम अगर देखिएगा इसको तो ये कम से कम हमको लगता है कि अगर 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें से 20 नंबर के प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आप सोच सकते हैं। अगर 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, होल क्वेश्चंस की संख्या अगर 75 है तो उसमें से 20 नंबर के प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। एकदम फिक्स है ये, 75 में 20 यहीं से पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर फिजिक्स में भी अगर आप अभी पढ़ रहे होंगे, एएलपी फुल फाउंडेशन में अगर आपका एडमिशन होगा तो सुबह जो फिजिक्स चल रहा था उसमें भी यही चल रहा था। एएलपी फुल फाउंडेशन में अगर आपका एडमिशन होगा तो उसमें जो फिजिक्स चल रहा है तो उसमें भी यही चैप्टर चल रहा है। वहां और यहां में थोड़ा सा का डिफरेंस है लास्ट में। ये चैप्टर फिजिक्स में भी पढ़ना है और इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में भी पढ़ना है। आप सोचिए इस चैप्टर की खासियत ये है कि 75 में से 18 से 20 क्वेश्चंस यहीं से आने हैं। तो इस चैप्टर को आप जितना बार पढ़िए उतना कम है। और सबसे बड़ी बात कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है आपका, इसका जायज और नाजायज संबंध मोटर से है। ये नहीं समझ में आएगा तो मोटर नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आएगा तो जनरेटर नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आएगा तो ट्रांसफार्मर नहीं समझ में आएगा। मोटर में भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर वगैरह 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 नहीं समझ में आएगा। तो इसका उपाय यह है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए। ये हो गया, मैग्नेट हो गया और इससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बच्चे ये कहेंगे कि सर ये तो एएलपी फाउंडेशन में भी आप पढ़ाएं, यहां भी पढ़ा रहे हैं, तो सर दोनों जगह सिलेबस सेम है। वहां भी हम बहुत बृहद पैमाने पर पढ़ाते हैं, यहां भी बृहद पैमाने पर पढ़ाते हैं, लेकिन वहां और यहां में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा लास्ट में। शुरू की तो सारी बातें सेम है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए सर कि जिन लोगों का सर बात कर लो, जिन लोगों का एएलपी फुल फाउंडेशन में एडमिशन है वो यहां रिवीजन करेंगे। जिनका सिर्फ ट्रेड में है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपका जो पोर्शन अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवीजन कर लेंगे, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। और ये पढ़ना है सर। हम आपको क्या बोले, 75 में से अगर 75 क्वेश्चन ट्रेड के पूछे जाएंगे तो उसमें से 20 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज, कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका ये चैप्टर। देखिए हम एक बार फिर से बता दें कि ये जो फिजिक्स है ये फिजिक्स में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भी पढ़ना है।
फिजिक्स में ये 5 नंबर का पूछता है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ये 18 से 20 नंबर का पूछता है। तो सोच लीजिए कि आपको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंटली इसको देखना है। हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि जान मेरे परान मेरे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम्हारा कंसंट्रेशन इस चैप्टर से एकदम नहीं भटकना चाहिए कि मैंने तो सुबह में पढ़ा है तो अभी क्यों पढ़ेंगे। अगर सबसे मोटा कोई चैप्टर मेरे किताब का होगा तो वो यही चैप्टर होगा, लेकिन इसमें हम बहुत सारी चीज ऐड किए हैं जो सुबह में नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए नहीं पढ़ाएंगे, जो 8 बजे वाला बैच है आपका साइंस का, उसमें नहीं है ये, लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजों को हमने ऐड किया है चूंकि क्वेश्चन का डिमांड है। टेक्निकली इस चैप्टर को पढ़ने का जो अप्रोच होगा वो अलग होगा। फिजिक्स एज ए साइंस इसको पढ़ने का अप्रोच अलग होगा, ठीक है। बहुत जगह बदलाव है, आपको पता भी नहीं चलेगा, 10% 20% का बदलाव है, लेकिन है। जितनी बार पढ़ाइएगा उतनी बार पढ़ेंगे मेरे प्यारे गुरुजी। लव यू दिनेश राजा जी। देखिए सर, हम आप ही के लिए बोल रहे हैं, 75 में से 20। हमको दोबारा पढ़ाने का शौक नहीं है जो लोग एलपी फुल फाउंडेशन में है। हम तो, मेरा अगर बस चले, हमको अगर कोई बच्चा कहे कि सर बताइए कि हम कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पढ़ें, तो हम कहेंगे भाई ये चैप्टर सबसे ज्यादा पढ़ ले, जितनी दफे दिल करता है उतनी दफे पढ़ ले, ठीक है। तो अगर आप लोगों का आदेश हो तो हम चैप्टर्स की ओर मूव करेंगे, एकदम शांति बनाए रखेंगे। अभी तक चला हम पढ़ रहे हैं, तो तोरा कितना पढ़ना है तू सोच सकता है। आ जाइए यहां, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें पहला टर्म जो आता है वो है पदार्थ में परमाणु। व्हाट इज परमाणु? एक गिलास पानी लाना। परमाणु क्या है? सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। परमाणु दैट इज एटम, ठीक है। परमाणु क्या है? अगर हम परमाणु की बात करें तो ये कोई तत्व है, मान लो ये कोई तत्व है, इसका एक छोटा सा कण ले लेते हैं, एक छोटा सा कण ले लेते हैं सर, इसी को हम परमाणु कहते हैं। फिर ये बात आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। योगेंद्र जी, आपकी बातों पर ध्यान दिया गया है, आप एकदम टेंशन ना ले। कोरोना का समय है, ज्यादा टेंशन लीजिएगा हार्ट अटैक से मर जाइएगा। इसलिए प्यारे योगेंद्र जी, आप अधिक टेंशन ना लें। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, नींबू पानी ले आ रही, चीनी भी देता। देखो, परमाणु की अगर हम बात करें तो तत्व, मान लीजिए कि ये आयरन है, एकदम आराम से बी कंफर्टेबल। ये आयरन का एक छोटा सा कण होगा जिसे हम परमाणु कहते हैं। आप सब जानते हैं परमाणु की अगर हम बात करें तो इसमें एकदम आराम से हम पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, सब जानते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये मौलिक कण है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जहां होते हैं इसको नाभिक कहते हैं, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की, और नाभिक को ही हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा सा छोटा कण है। परमाणु तत्व का छोटा से छोटा कण है। कहा जाता था कि यह विभाज्य नहीं है, लेकिन जब रदरफोर्ड आए उन्होंने कहा यह विभाज्य है। इसमें एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इसका जो नाभिक होता है इसी को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं मेरी जान? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो कहते हैं
गौर फरमाइएगा। और ये स्वतंत्र अवस्था में, ये जो परमाणु है, ये स्वतंत्र अवस्था में इतना छोटा छोटा कण नहीं पाया जाता। इस कण का आकार जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो ये छोटा सा छोटा कण इतना फ्रीली नहीं पाया जाता है, फ्री स्टेज में ये नहीं पाया जाता है। कहते हैं मेरी जान कि ये जो परमाणु है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, वो भी बाह्यतम कक्षा का। तो कहते हैं परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसे नाभिक या न्यूक्लियॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो गौर फरमाइएगा, कहता है किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, पदार्थ का, मान लो ये आयरन है, इसका एक छोटा से छोटा कण। इस चैप्टर को 8 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, वो भी कम है। पीडीएफ कहां दिए हैं देखो। एसके झा इलेक्ट्रीशियन एक ग्रुप है, उस ग्रुप में डेली हम बता देते हैं ये बात, आप लोग फॉलो नहीं करते हैं। उस ग्रुप में लगभग कितने मेंबर हैं? 2000 प्लस मेंबर हैं, और बाकी ग्रुप फेक हैं, मेरे नाम से फेक ग्रुप्स बने हुए हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन ना करें। 1 लाख वाला पे भी डाल दिया हूं। कहता परमाणु या किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है, अकेले ये नहीं होता, जब भी होगा एक दूसरे के साथ होगा। अब कहता है इसमें मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, सब जानता है। परमाणु में 3 कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है इसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन या इसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन प्रकृति में मूल कण माने जाते हैं। सही बात है, मौलिक कण यही है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन को हम, इस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो नाभिक से दूर होता है। यह नाभिक से दूर होता है और यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है, क्योंकि जो बाहर होगा वही लड़ेगा। राजा कभी थोड़े जाता है लड़ने, जो दरबार के बाहर रहता है खड़ा बॉर्डर पर, वही लड़ता है। क्या मोदी जी थोड़े जाएंगे लड़ने? उनको तो बस लंबा लंबा छोड़ देना है। हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, उसको लड़ा देना है। मोदी जी गुस्सा से तो मतलब नाम सुनते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब ये कर क्या रहे हैं? आज पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, मतलब जो कि एकदम नहीं होनी चाहिए थी। कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा सर, इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कण है, इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रकृति में मूल कण माने जाते हैं। कौन कण माने जाते हैं? मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रकृति में मूल कण माने जाते हैं। कौन कण माने जाते हैं? मूल कण माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसी के कारण विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है। तो देखिए कहते हैं प्रोटॉन, अब देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0। ध्यान देना। वेरी गुड राहुल जी। सर कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है। तो कहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। सर ऑब्वियसली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है।
प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। बोर्ड सही करें, बोर्ड कितना बढ़िया तो है। तोरा की दिख रहा है वो हमरा पता है, बोर्ड गड़बड़ है, कितना बढ़िया तो है। वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है। अरे दाना, ये कौन बात बोल दिया रे? ये बोले कि हमारा मुंह अच्छा नहीं दिख रहा है। ले, अब दिख रहा होगा। टॉपिक कारण अंधेरा आ रहा है, बढ़िया दिख रहा है। और मुंह बढ़िया नहीं दिख रहा है, ये हो सकता है, लेकिन तुम कहेगा पिक्चर क्वालिटी गड़बड़ है। ये बल्ब थोड़ा नीचे आ गया है क्या रे? तो ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी तो कितना बढ़िया है। तुम क्वालिटी कम करके देख रहा होगा, क्वालिटी को बढ़ा लो थोड़ा सा। हमारी क्वालिटी पर संदेह ना करो वत्स, क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लो। इंक्रीज द क्वालिटी, कहां पर सेटिंग में ऑप्शन रहता है, वहां से क्वालिटी को, जैसे यूट्यूब पे क्वालिटी बढ़ाते हैं आप, वैसे ही क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा ले मेरी जान, तो हम अच्छे दिखने लगेंगे। क्वालिटी भी तुमको अच्छा दिखने लगेगा। बाप रे, 4K कैमरा है तो कैसे तुम कह सकता है कि गड़बड़ हो जाएगा? कहते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? कुछ नहीं है सर, ये सब मोह माया है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसी को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यही इसी का प्रवाह के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और ये नाभिक से काफी दूर होता है, इसीलिए इसको फ्री कहते हैं। जे बेटा बाप से दूर रहेगा वो क्या है? फ्री है। धिया पुता को भेजता है लोग पटना पढ़ने के लिए, बाबूजी से जैसे दूर हुआ फ्री हो गया, जे मन होता है ऐसे करता है। मन किया पढ़े, मन किया मुर्गा बना के चंदा लगा के खाए। क्या अधिकतर तो यही करते हैं, लेकिन बहुत बच्चे पढ़ते भी हैं। लेकिन सर आप गौर फरमाइएगा, जो दूर रहेगा वही फ्री रहेगा। बाबूजी के पास रहेगा, बाबूजी हैं एकरा पास रहेंगे तो फ्री कहां है? फिर तो मम्मी का भी पड़ेगा और मम्मी का भी पड़ेगा, पापा का भी पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, इससे बहुत सबसे जो दूर होता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेता है और इसी के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अधिकांश धातुओं के अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाभिक से दूर होने के कारण लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नाभिक से दूर होता है। यहां ये नाभिक है, ये नाभिक से दूर होने के कारण इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। नाभिक से दूर होने के कारण इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। अब मामला क्या है? 2 जगह विद्युत धारा का प्रवाह के बारे में आपको कहेगा। एक तो कहेगा धातु, या कहेगा चालक तार। धातु या कहेगा क्या? चालक तार, या कहेगा विद्युत अपघट्य।
इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, धातु या चालक तार या विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों में विद्युत धारा का प्रवाह के बारे में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगर हम धातु या चालक तार की बात करें तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। वैद्युत अपघट्य में अगर बात कीजिएगा, मान लीजिए H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये टूट जाता है H+ प्लस HSO4 माइनस में। और जब ये टूट जाता है H+ प्लस HSO4 माइनस में, ये कौन सा एलपी के कोर्स एक्टिवेट करने की बात कर रहा है? आई मेघौन कुमार को देखो क्या समस्या है इसकी। सूरज देखो क्या प्रॉब्लम है इस सबका। किस कोर्स एक्टिवेशन की बात कर रहा है वत्स? एएलपी का कोर्स तो तुम्हारा अब कैसे तुम लोग लेता है, क्या करता है, बाय 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 कर कमेंट्स करते रहता है। खाली नंबर भेज दो, हम बोलते हैं फोन कर देगा। टेंशन काहे ले रहा? हम जिंदा है ना, हम जिंदा है, थोड़ा टेंशन नहीं होने देंगे। कहते हैं धातु या चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह दोनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज के कारण भी या प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज के कारण ही भी। इसलिए दोनों को मिला के हम आयन या आवेश कहते हैं। इसलिए दोनों का मिला के हम आयन या आवेश कहते हैं। धातु या चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण या आवेश के कारण होता है। आयन मतलब धन आयन और ऋण आयन दोनों के कारण। विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य वह घोल है जिससे सर करंट प्रवाहित करने पर उससे विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। वैद्युत अपघट्य वह घोल है जिससे करंट प्रवाहित करने पर, गौर फरमाइएगा, वैद्युत अपघट्य वह घोल है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर मेरी जान? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हो जाएगा। जैसे शुद्ध जल है, उससे आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, नहीं होगा। शुद्ध जल से आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, एकदम नहीं हो सकता है। गौर फरमाइएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि वैद्युत अपघट्य वह एक घोल होता है, जैसे नमक पानी का घोल हो गया, चीनी पानी का घोल हो गया, एक घोल होता है जिससे होकर हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो हम बार बार बोलते हैं, वहां जो आप सुबह में साइंस में हमसे पढ़े होंगे ये, और यहां पढ़िएगा, दोनों के अप्रोच में डिफरेंस होगा। ठीक है, इसे समझने की चेष्टा करें। कहते हैं धातु या चालक तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब वैद्युत अपघट्य में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो H2SO4 है, तो ये H+ और HSO4 माइनस के कारण होता है, आयन के कारण होता है, आवेश के कारण होता है। ठीक है। अब विद्युत अपघट्य है क्या? वह देखिए, यहां हम इसलिए थोड़ा सा जोर दे रहे हैं क्योंकि एक आगे हम एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वहां पर मामला फंसेगा। तो विद्युत अपघट्य वह घोल है जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा वो विद्युत अपघट्य नहीं है। कहते हैं मेरी जान, आपके सभी सवालों का हम जवाब दे देंगे, पहले पढ़ाई कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। चलो, अगर ये बात तुम नहीं भी जानते हो तो ये बात तुम्हारा क्लियर कर देगा। ठोस धातु जैसे एल्युमिनियम का तार, जैसे आयरन का तार, ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है,
ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठोस धातु के तार में अल्युमिनियम, आयरन, सोना, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। विद्युत अपघट्य क्या है? वह घोल जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। अगर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा तो उसे विद्युत अपघट्य नहीं कहेंगे। अब देखिए, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तुझे पाने की जिद है मेरी। धातु या चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयन या आवेश के कारण होता है। अब देखिए, कहता आवेश, व्हाट इज आवेश? आवेश बोले तो चार्ज, आवेश बोले तो चार्ज। तेरे लम्हों को खरीदूंगा। प्रैक्टिस करके पढ़ाइए सर जी, वेरी गुड। डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर जो है ये विद्युत अपघट्य नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए राहुल जी कहते हैं कि डिस्टिल वाटर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्टिल वाटर जो शुद्ध जल है वो आयन में नहीं टूटता है। शुद्ध जल आयन में नहीं टूट पाता है, इसलिए उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, कहते हैं, गौर फरमाइएगा। अगर 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 क्या अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह की बात करें सर, तो ठोस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह होता है आयन के कारण। अब अगर हम बात करें कि आवेश किसको कहते हैं, आवेश किसको कहते हैं? जो किसी दूसरे को अपनी ओर या तो खींच पाएगा या धकेल पाएगा। तो अगर ये कोई धन आवेश है तो ये किसी दूसरे को, धन आवेश को अपने से दूर धकेल पाएगा, या कोई ऋण आवेश होगा तो अपनी ओर खींच पाएगा। इसी को हम आवेश कहते हैं। आवेश का SI मात्रक सब जानता होगा। यू ऑल नोज दैट आवेश का जो SI मात्रक है, Q का जो SI मात्रक है वो क्या है? Q का SI मात्रक सर कूलम्ब होता है, COULOMB। और इसका जो CGS मात्रक है, इसका जो CGS मात्रक है वो स्टेट कूलम्ब होता है। तेरी बाहों, इसका SI मात्रक कूलम्ब और CGS मात्रक होता है स्टेट कूलम्ब। Q का जो SI मात्रक है वो होता है कूलम्ब और CGS मात्रक होता है स्टेट कूलम्ब। ध्यान दीजिएगा सर, Q का SI मात्रक होता है कूलम्ब और CGS मात्रक होता है स्टेट कूलम्ब। ठीक है, और इसका आवेश का एक और SI मात्रक होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT। IT बोले तो एम्पियर सेकेंड। Q इज इक्वल टू होता है सर IT बोले तो होता है, I बोले तो एम्पियर, T बोले तो सेकेंड, और इसी एम्पियर सेकेंड को हम कूलम्ब भी कहते हैं। इसी एम्पियर सेकेंड को हम कूलम्ब कहते हैं। शुद्ध पानी में नमक मिला दीजिएगा तो फिर वो विद्युत अपघट्य हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए ये सब ना बात हुआ। अमित कुमार जी कहते हैं आयन क्या होता है सर जी? वेरी गुड। MD सिहान जी कहते हैं व्हाट इज आयन सर? आयन मारेंगे चोटा की। धन आयन ऋण आयन नहीं सुना है रे? पॉजिटिव बोले तो धन आयन और निगेटिव बोले तो ऋण आयन। मारे कान के नीचे तक तबड़ाक। सर आवेश का एक SI मात्रक तो कूलम्ब होता है, CGS मात्रक स्टेट कूलम्ब होता है, एक मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है और एम्पियर सेकेंड को हम कूलम्ब भी कहते हैं। कहते हैं आवेश या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है और इसका CGS मात्रक स्टेट कूलम्ब होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का जो मात्रक है वो एम्पियर सेकेंड। आवेश का एक और मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड। आवेश का एक और मात्रक है एम्पियर सेकेंड। आवेश का एक और मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड।
एक तो कूलम भाई ये है, दूसरा स्ट्रेट कूलम हो गया सीजीएस, और एक मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड। अब देखो कहते हैं, अब दो बातें हैं यहां पर, एकदम आराम से चला। 75 में 15 से 18 से 20 आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का जो प्रयोग है, आवेश के लिए प्यारे बच्चों धन और ऋण शब्द का जो प्रयोग है, धन और ऋण शब्द का जो प्रयोग है, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये जो शब्द है धन और ऋण, ये शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इनका कहना है आवेश का एक और मात्रक एम्पियर सेकेंड और कूलम। हाँ सही है सर। देखिए ये सब में बात हुआ, कुछ से कुछ मैसेज करते रहता है, सर मेरा कोर्स होगा कि नहीं, सर रीजनिंग अपलोड, सब छोटा अपलोड होता है, देखता है नहीं, झूठे कुछ से कुछ करते रहता है। अब एक सर ये टेक्निकल ऑनलाइन क्लासेस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, सब में सब चीज एडवांटेज हो जाएगा तो नहीं होगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तब भी बीवी के लिए वो डिसएडवांटेज थे। भगवान श्री राम से देखो, अगर भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन सीता के साथ उन्होंने गलत ही किया, तो अभी की दुनिया में सर सब लोग गलत हैं, जो कम गलत है वो बहुत ज्यादा सही है। अभी की जो दुनिया है उसमें सब लोग गलत हैं, जो कम गलत है वो बहुत ज्यादा सही है। तो कोशिश कीजिए कि सर कम गलत हो, उस पर ज्यादा से ज्यादा संभावना दें और ज्यादा से ज्यादा उस पर काम करें। तो कहते हैं सर आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, और वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स चचा ने बताया था। आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, आवेशित करने की जो प्रक्रिया है उसे किसने बताया था? उसे थेल्स ने बताया था। धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था? वत्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग, और आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई थी? तो ये थेल्स ने बताई थी। कैसे? इन्होंने कहा कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। सब जानता है, जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उस पर धन आवेश, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस पर ऋण आवेश। वेरी गुड। ये शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कहते हैं आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई थी? थेल्स ने बताई थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आवेशित हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धन आवेशित, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है मेरी जान Q = Ne। Q क्या है? Q आवेश है। N क्या है? N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। माइनस इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेना था। कहते हैं Q = Ne। Q आवेश है, N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E 1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश है। ठीक है। कहते हैं इसके अनुसार Q = Ne होता है। Q उत्पन्न आवेश है, N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर का आवेश है। अब हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको हम एक बार समराइज करते हैं, और फिर सर हम लोग अगली कक्षा में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ को।
देखिए ई कहते क्या है हम, परमाणु क्या है, तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होगा उसे परमाणु कहते हैं। ये इसमें सर नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी के कारण धारा का प्रवाह होता है। ठोस या चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, और वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ठीक है, तो ठोस तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अब वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आवेश के बारे में। आवेश का एसआई मात्रक की अगर बात करोगे तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम, इसका एक और एसआई मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड, इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलॉम, इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलॉम, और इसका एक और मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई। थेल्स ने कहा जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, रेशम कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। तेरे बाबूजी पैसा तुम्हारे लिए त्याग करते हैं, बाबूजी धन आवेश, तू ऋण आवेश क्योंकि तू ग्रहण करता। तू त्याग किया मेरे लिए तो तू धन आवेश, हम ऋण आवेश क्योंकि हमने ग्रहण किया। थैंक यू वेरी मच। आज की कार्रवाई, बुक कब आएगा? बुक तब सर ये जो आपकी क्लास है वो टीटीएस में चलती है। टीटीएस मतलब हो गया मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 3 दिन सप्ताह में चलती है 4 से 5। और बुक तब आएगा जब लॉकडाउन खुलेगा, सारी चीजें नॉर्मल होंगी और तब बुक आ जाएगा, क्योंकि अभी सारी किताब की दुकानें भी सर बंद पड़ी हुई है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अच्छा, एक बच्चे का कहना है कि 30 से 35 मिनट चलेगा तो क्या फायदा होगा, आप ही बताइए। चलो थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है? तुम सजन रे एकदम नाराज मत हो, लोग कूलम्स लॉ भी पढ़ाते हैं, हम तो चला अपने मूड के हिसाब से पढ़ाते हैं। वैसे तू कह रहा है तो हम पढ़ा देते हैं। ले जे तू कहेगा, लेकिन चला ये आज पढ़ाते रहे हैं, मेरा मूड है, हम 35 से 40 मिनट का क्लास लेते हैं अपने हिसाब से। और सर पढ़ाना और टाइम को तुम बोलो ना, हम 8 से 10 दिन में पूरा इलेक्ट्रिशियन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन चला वो करना नहीं ना है। एकदम आराम आराम से पढ़िएगा सर तो वो लंबा चलेगा। कछुए की चाल में चलिए, खरगोश की चाल चलिएगा तो मर जाइएगा। हम सर इसमें क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन भी हम ही करवाएंगे आपको, एकदम इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते ये है कूलॉम का नियम। चलो ये भी करवा देते हैं, तुम नाराज ना होना, ठीक ना। कूलम्स लॉ कहता है कि ये कोई आवेश है, एक Q1 और एक आवेश है Q2, दोनों के बीच की दूरी R है। अगर दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला जो, आज लेकिन करवा देना, अगले बार से नहीं बोलना, ना तो मामला गड़बड़ा देंगे, गुस्सा आ जाएगा फिर। 35 से 40 मिनट का क्लास होगा सर आपका, ठीक है। अभी ध्यान देना। कहते हैं कूलम्स लॉ क्या कहता है, ने चला बोल दिया है तो चलो एक टॉपिक कर लेते हैं। F समानुपाती Q1 Q2। कूलम्स लॉ कहता है कि दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल इनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होगा तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। कूलम्स लॉ कहता है कि दो आवेश अगर एक दूसरे से r दूरी पर हो तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण, अगर दोनों प्लस प्लस है तो विकर्षण लगेगा, 1 + 1 - होता है आकर्षण बल, उनके आवेश के गुणनफल का समानुपाती था उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी आवेश जितना ज्यादा होगा लगने वाला बल उतना ही ज्यादा होगा, और आवेश जितना कम होगा लगने वाला बल उतना ही कम होगा, और दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। कभी कभी दे देता है कि कूलम का नियम के अनुसार लगने वाला बल दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा कि दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, कहेंगे दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर नहीं रहेगा वर्ग तब मार देंगे दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों इक्वेशन को हम ये और ये दोनों को कंबाइन लेते हैं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 और मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2, ये दोनों को अगर फ्रॉम 1 and 2 अगर हम करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 अगर हम करते हैं तो F समानुपाती जो होगा
वो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा दोनों को मिला के। तो यहां अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। F बराबर होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तुम कहोगे ये कहां से आया, तो ये होता है। तब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो F बराबर आ जाएगा 1/K की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट जो है ये निर्वात की परम विद्युतशीलता है। प्यारे बच्चों, इसको हम निर्वात की परम विद्युतशीलता कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ये वैल्यू फिक्स है, ध्यान देना। के क्या है? के कांस्टेंट है सर। जब समानुपाती का चिन्ह आता है तो कांस्टेंट आता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1 और 2 से F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? यहाँ के की वैल्यू अगर पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की परम विद्युतशीलता कहते हैं, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम के की वैल्यू निकालें तो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4। अब पाई की जगह पर हम 3.14 रखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जगह पर अगर हम 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 रखते हैं, तब जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी के की, वो आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। अब तुम कहोगे ऐसे मास्टर कि ये आया कहां से? ये आया कहां से? सर गौर फरमाना, हम फिर से समझा देते हैं। ये वैल्यूज फिक्स है, ये जो वैल्यूज है ये फिक्स है एकदम। DFCCIL के बारे में भी हम सर बात कर लेंगे, देखते हैं कल उसका एक वीडियो बनाते हैं। कूलम्ब्स लॉ, अगर कोई दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो उनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब दोनों को कंबाइन लेंगे तो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाता है। कौन समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। जब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम यहां पुट करते हैं तब जो इसका वैल्यू निकल कर आता है के का, वो 9 × 10⁻9 होता है। वही बात यहां भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ड्राइंग सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे सर। कूलॉम का नियम क्या कहता है? कहता है अगर कोई दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का, इसका ध्यान रखना, इनके हाईलाइट भी कर लेना, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपके सामने है, अगर कोई दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। 1 और 2 से F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो के की वैल्यू यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये नहीं है। और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र को हम चुंबक में भी लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वहां बात कर लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए कूलम्ब का नियम क्या कहता है। कूलम्ब का नियम कहता है कि अगर कोई दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या विकर्षण का बल होगा वो उनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम सर कंबाइंड रूप से जब लेते हैं तो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। ये वैल्यू जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं तो इसकी के की वैल्यू आती है 9 × 10⁻9। ये था हमारा कूलम्ब का नियम। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स। परमाणु अविभाज्य है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, परमाणु विभाज्य है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन
मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जबकि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस यानी प्लस माइनस दोनों के कारण होता है। ठीक है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश जो किसी को आकर्षित या विकर्षित करे उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है। कूलम्ब SI मात्रक, स्टेट कूलम्ब CGS मात्रक, एम्पियर सेकंड भी SI मात्रक। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। नहीं गुस्साए नहीं है भाई, गुस्साए एकदम नहीं है। अगर आप आज ही ज्वाइन किए हैं तो आपका बहुत बढ़िया लक है, क्योंकि ये चैप्टर जिसको नहीं आएगा उससे सर बनेगा नहीं, आगे कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा। आपका टाइमिंग हम फिर से बता दें, TTS में यानी मंगल बृहस्पति शनि 4 बजे से चलता है। थैंक यू वेरी मच। देखो नहीं यार इसका मेघन कुमार का बात हुआ है।